रहे हो मिलन की याद रहे, हाँ मिलन की याद रहे। जाग उठो भारत वालों तुम्हें अब ना सोना चाहिए, अब ना सोना चाहिए। सबका भाग बाग में सौदा मिलके बोना चाहिए, मिलके बोना चाहिए। होना चाहिए सूत बनो मजबूत कूत तादाद रहे, हाँ मिलन की याद रहे हो मिलन की याद रहे। सरकारी खर्चे से ही सब जनता लिखे पढ़ेगी, सब जनता लिखे पढ़ेगी। कोरोना महामारी भी भाइयों दूर भगेगी, भाइयों दूर भगेगी। यहाँ बढ़ेगी पैदावार क्यार गुलजार जो पानी खाद रहे हो मिलन की याद रहे, हो मिलन की याद रहे। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी महिला है जिन्होंने पुरुष प्रधान माने जाने वाले क्षेत्र में न केवल कदम रखा बल्कि अपनी क्षमता की धमक भी दर्ज करा। एक व्यवसायी के तौर पर क्या महिला या पुरुष होना कोई मायने रखता है? जो महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाहती है तो उन्होंने अपना खुद का जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना चाहिए, ना कि हमारी जो वीकनेसेस है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आप खुद अपने आप को किस तरह देखती हैं? व्हाटएवर आई डू मैं फुल कमिटमेंट के तौर पे देखती हूँ, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो फैमिली मैटर्स हो, चाहे माय ओन पर्सनल हेल्थ हो, पूरा कमिटमेंट लेके मैं चलती हूँ। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 23 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800
117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। Perfect time for me to be at home and spend 24/7 with my family members. So are you also doing the household work, the mopping, the dusting at home? Yeah, Olympics is going to be the biggest target for us. So next year, latest news what we received is they are expecting a tournament, Asian Champions Trophy in the November. So it's now time to play a quick rapid fire round. Who is the most funniest player in the team, apart from you? Mantivan Sunil. हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस। अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर 1 पर, डीडी नेशनल चैनल नंबर 2 पर, डीडी भारती चैनल नंबर 60 पर और डीडी इंडिया चैनल नंबर 84 पर। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं, हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। हमारे भी घर वाले चिंता करते हैं, पर आज देश की कोरोना से लड़ाई है और हमारा हौसला ही तो इस जंग का सिपाही है। कोई नमस्कार, रिपोर्टर्स चैट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। रिपोर्टर्स चैट में हम लाते हैं दिन भर की बड़ी खबरें, उन पे अपने संवाददाताओं से डायरेक्ट अपडेट, उनका विश्लेषण और तमाम जानकारियां जो कि ज़रूरत है बताने की। और आज हम जिन खबरों पर नज़र डालेंगे उनमें किस तरह से कोविड के खिलाफ जंग में देश बढ़ रहा है तेज़ी से आगे। इसके अलावा बताएंगे बात राजस्थान के सियासी संकट की, बात करेंगे बिहार में बाढ़ के प्रकोप की, दिल्ली में कैसे बारिश से राहत तो मिली लेकिन उसके बाद परेशानियां भी खड़ी हो गई, और बताएंगे, बात करेंगे इंडिया आइडियाज समिट की। तो शुरुआत करते हैं हम कि कोविड के खिलाफ जंग में कैसे देश मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश में कोविड-19 के मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसडी राजेश भूषण ने बताया कि देश में प्रतिदिन प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 180 टेस्टिंग हो रही है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कर पॉजिटिविटी रेट को पहले चरण में 10% और आगे 5% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। 80 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो पर मिलियन टेस्ट का मापदंड है, इसको पॉजिटिविटी के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। केवल टेस्ट कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। आपको ये टेस्ट इस स्तर पर 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख पॉपुलेशन करने हैं ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 10% पर आ जाए पहले चरण में,
और जारी रखना है इस स्तर की टेस्टिंग को, ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 5% या उससे कम हो जाए। सो दैट इज़ द अल्टीमेट एम। और दिल्ली में हुए सीरो सर्वे का रिजल्ट आ गया है। एनसीडीसी के निदेशक सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली की 22.86% जनसंख्या इस महामारी के प्रकोप में आ चुकी है। इनमें एंटीबॉडी विकसित हो चुका है। दिल्ली के 11 में से 8 जिलों में 20% से अधिक लोग प्रभावित हैं। 11 में से 8 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में जिनका सीरो प्रेवलेंस 20% से ज्यादा आया है। इसमें सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें तो हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद हमारी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है काफी 27% के आसपास इनमें प्रेवलेंस मिला है। मतलब ये हमको इंगित करते हैं कि यहाँ पर वायरस का एक्सपोजर यहाँ की पॉपुलेशन को 27% पॉपुलेशन को ऑलरेडी तकरीबन हो चुका है। तो हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन 22.86% ही आज की तारीख में इससे एक्सपोजर हुआ है या संक्रमित हम उसको मान सकते हैं। 77% आबादी हमारी दिल्ली की आज भी वल्नरेबल है। और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि एम्स के सहयोग से देश के सभी डॉक्टरों के बीच कोरोना इलाज संबंधी नई जानकारियां और निर्देश को साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नीति आयोग के साथ मिलकर एक नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स ऑन कोविड-19 का एक प्रोग्राम शुरू करना है कल से, जिसमें कि उम्मीद यह है कि उस रिमोट और वीडियो सिस्टम के साथ आउटरीच जो होगा वो हम उम्मीद करते हैं कि हर डॉक्टर जो जहां भी है हमारे देश में, बड़े शहर में, छोटे शहर में, कस्बे में, जहां भी वो काम कर रहे हैं, उनका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है कोविड-19 की, सीरियस मरीजों की, वो हम उनके सामने प्रस्तुत करें। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बदलती रहती है, इसलिए एक प्रक्रिया चालू कर रहे हैं कि हम नेशनल ग्रैंड राउंड्स करेंगे, क्लिनिकल बातें करेंगे और वो जो एक्सेस है वो बड़ी आसानी से हो सकती है। तो देश में टेस्टिंग बढ़ी है, सीरो सर्वे की रिपोर्ट आ गई है और एम्स के सहयोग से सभी डॉक्टरों के साथ एक प्लेटफॉर्म साझा किया गया है जानकारी के लिए। क्या कुछ इन सब अपडेट्स का महत्व है? हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, बेहद महत्वपूर्ण अपडेट्स आज के स्वास्थ्य मंत्रालय के। आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से टेस्टिंग तय मानकों से ज़्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रही है, किस तरह की तैयारी देखते हैं और किस तरह से सकारात्मक इसके परिणाम देखते हैं? देखिए रमा, जो ये सीरो सर्वे आज बताया गया उसके दो बड़े फायदे हैं। पहली बात यह है कि कंटेनमेंट जोन में 27 जून से लेकर के 10 जुलाई के बीच में दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट में एक सर्वे किया गया और इसमें देखने का यह प्रयास किया गया कि कितनी जनसंख्या में पॉपुलेशन में ये स्प्रेड किया है। तो उसमें ये निकल कर आया कि करीब 23% के आसपास जो एरिया था, जो कंटेनमेंट जोन के आसपास, वो लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे, एसिम्प्टोमेटिक थे। इससे क्या फायदा होगा कि 23% लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गए हैं, लेकिन 70% से ज्यादा लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको संक्रमण का खतरा है। उनको अपनी सावधानी बरतनी है, जैसे मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये तमाम एहतियात अभी भी उनको बरतनी है। लेकिन ये जो 23% है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सिम्प्टोमेटिक है, उनमें एंटीबॉडी डेवलप हो गया है और वो जी हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह जो कि बता रहे थे कि किस तरह से जो जी नितेंद्र जी तो इस तरह का खतरा रहेगा। इसी तरह का जो सर्वे हुआ अहमदाबाद में हुआ, वहां भी तकरीबन 35% से ज्यादा इस तरह के जो एंटीबॉडी लोगों में डेवलप कर गया है। तो निश्चित तौर पे एक स्ट्रेटजी बनाने में इसमें बहुत मदद मिलेगी। जो विशेषज्ञ हैं उनको ये काफी अहम उनके लिए है। दूसरा सबसे बड़ा जो एक बात बताया गया है कि एम्स के जरिए जो पूरे देश के डॉक्टर हैं, चाहे दूर दराज के गाँव के, छोटे छोटे शहरों के डॉक्टरों को कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि वहाँ जहाँ भी वो लोग इलाज कर रहे हैं उसपे क्या उनका एविडेंस मिल रहा है वो एम्स के साथ शेयर हो सके और एम्स के जो एक्सपीरियंस है और जो क्लिनिकल मैनेजमेंट में उनको क्या सहायता दी जा सकती है उसको लेकर के कल से एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। तो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है और ये सर्वे निश्चित तौर पे जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो उनको ये देखने में आया कि किस तरीके से आगे और इसमें बढ़ा जा सकता है और किस तरह से और भी आगे स्ट्रेटेजी अपनाया जा सकता है।
बिल्कुल नितेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये सर्वे की रिपोर्ट आई है और बेसिकली ये डायग्नोस्टिक सर्वे नहीं है, इसमें ये पता लगाया जाता है कि कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं और जो प्रभावितों का आंकड़ा आया है उसको देखते हुए 6 महीने के अंदर अगर जिस गति से इसके प्रसार की बात कही जा रही थी 23% लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, तो जिस तरह से सरकार ने शुरुआती दौर पर ही कदम लिए, चाहे लॉकडाउन लागू करने की बात हो, चाहे दिशा निर्देश जारी करने की बात हो या राज्यों के सहयोग से, स्टेक होल्डर्स के सहयोग से, केंद्र की तमाम नज़र थी, स्वयं प्रधानमंत्री लगातार इसकी समीक्षा कर रहे थे, तो ये कितने प्रभावी साबित होते हैं ये जो सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं इनको देखते हुए? देखिए, जो सरकार ने कदम उठाए थे जब लॉकडाउन हुआ था उस समय में तैयारी सरकार ने की थी, कोविड हॉस्पिटल बनाए, कोविड केयर सेंटर बनाए, लोगों को जागरूक किया, तो दोनों का नतीजा ये हुआ कि जो मोर्टेलिटी रेट हमारा है वो 2.40 के आसपास है, 43 है, तो ये मोर्टेलिटी रेट कम हुआ। इसका कारण ये था कि क्लिनिकल मैनेजमेंट अच्छा हुआ, लोगों को इलाज की सुविधा बेस्ट मिला और जो लोग अवेयर रहे, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, तो उसका नतीजा वो देखने को मिला और ये डाटा जरूर इस बात को बता रहा है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बार हो रहा है कि केसेज रोज बढ़ रहे हैं। केसेज इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। अब पर डे 3 लाख से अधिक टेस्ट हो रहा है, 1200 से अधिक पूरे देश भर में टेस्टिंग लैब की फैसिलिटी बन गई है और पूरे देश में टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई गई है और इसी वजह से ये केसेस रिकवरी जो पॉजिटिविटी के केस है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन उसी अनुपात में हम देखते हैं कि प्रतिदिन 18 से 20 हजार लोग इलाज के बाद ठीक होकर के घर भी जा रहे हैं, तो रिकवरी रेट भी 63% है और वो दिनों दिन बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे जो सरकार ने कदम उठाए समय से पहले, जो भी उनकी तैयारियां थी लॉकडाउन के दौरान, उसके अलावा जो लोगों को जागरूक करने में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में इस तरह के जो कदम उठाए उसका ये रिजल्ट बता रहा है। बिल्कुल, अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें सुनी और जिसमें जिस तरह से उसमें बताया गया जो पॉजिटिविटी रेट है उसे पहले चरण में 10% और आगे 5% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये लक्ष्य किस तरह से हासिल किया जाएगा और इसकी कितनी तैयारी है और किस तरह से इस पर काम हो चुका है? देखिए, उसके लिए दोनों तरफ से सरकार जहां एक तरफ अपनी जो व्यवस्था है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ा रही है, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि लोग अगर साथ देंगे, लोग हैंड हाइजीन का प्रैक्टिस करेंगे, आप मास्क बाहर निकले तो मास्क को पहनेंगे और अगर 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी बनाकर रहेंगे, चाहे आप दफ्तर में जा रहे हो या फिर आप कहीं भी मार्केट में जा रहे हो, भीड़ भाड़ से जाने से बचे, ये तमाम अगर एहतियात उपाय किए जाएंगे तो निश्चित तौर पे पॉजिटिविटी रेट भी कम होगा, मॉर्टेलिटी रेट भी कम होगा, टेस्टिंग ज्यादा होगी तो लोग को समय पर जांच होगी और समय पर उनका इलाज होगा। बिल्कुल, और जिस तरह से डेटा कहते हैं, जिस तरह से आंकड़े कहते हैं कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में जिस तरह से इस दिशा में प्रगति हुई है, जिस तरह से जो मृत्यु दर है वो कम हुई है और जो रिकवरी रेट है वो कहीं आगे है और जो आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार देता रहता है उसको देखकर कितनी राहत की बात दिखाई देती है और कितना ये भी इसमें संदेश जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की या तमाम कड़े दिशा निर्देशों की पालन करने की ज़रूरत है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल दिशा निर्देश जो हैं उनका पालन करते रहिए तो कोरोना से जंग जीती जा सकती है। जी बिल्कुल, इसमें आंकड़े 2 हम बताना चाहेंगे कि जो इन्फेक्शन का रेट है, अगर राष्ट्रीय औसत से तकरीबन जो 29-30 ऐसे स्टेट है जिनका राष्ट्रीय औसत से इन्फेक्शन का रेट कम है, यहाँ तक कि मोर्टेलिटी रेट भी तकरीबन 30 राज्यों का राष्ट्रीय औसत से कम है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ही राज्य ऐसे हैं, जो कुछ ही बड़े ऐसे जो महानगर है वहां पे केसेस सबसे ज्यादा है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ कंट्री है वहां पे इन्फेक्शन रेट भी कम है और मोर्टेलिटी रेट भी कम है और उसको ही सरकार का फोकस है कि कैसे इसको कम किया जाए, कि लोगों की मृत्यु दर 1% से कम लाया जाए और संक्रमण के दर को भी कम किया जाए। और उसी के लिए जो एम्स के सहयोग लिया जा रहा है, एम्स के जो विशेषज्ञ हैं, देश भर के डॉक्टरों को क्लिनिकल मैनेजमेंट, कैसे अस्पताल में आईसीयू में उनका मैनेजमेंट हो, किस तरह से उनका इलाज हो, जो पेशेंट वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन सपोर्ट पे चले गए हैं उनको कितना बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया जाए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। बिल्कुल, और ये जो साझा प्लेटफॉर्म है, ये जो अलग अलग डॉक्टर्स की जिस तरह से चिकित्सकों की बात बता रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में किस तरह से एक जानकारी साझा करके एक दूसरे के अनुभवों का लाभ लेने के साथ साथ किस तरह से जो क्षेत्र विशेष की समस्या है उसको एक नेशनल स्तर पर, नेशनल लेवल पर ले जाकर और उसका समाधान निकलने की इसमें एक संभावना दिखाई देती है।
देखिए उसमें दो अप्रोच है। एक तो अप्रोच ये है कि अगर पूरे देश भर में अलग अलग लोगों पे क्या स्टडी हो रहा है, किस तरह के ट्रीटमेंट हो रहे हैं, किस तरह के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, किन किन लोगों में वल्नरेबल हो रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस एम्स को मिलेगा। एम्स का जो अपना एक्सपीरियंस है अब तक का, जो उनके ट्रीटमेंट का, उसका लाभ जो देश के दूर दराज के डॉक्टर हैं उनको मिलेगा। तो ये दोनों तरफ से दोनों को फायदा होगा और इसे एक जो सरकार को इस पे राष्ट्रीय नीति बनाने में एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा और बहुत बड़ी उसमें फायदा मिलेगा। बिल्कुल, और इसके साथ कितना ज़रूरी है कि तमाम जो है सावधानियां बरती जा रही हैं, तमाम कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं और लगातार जो आम जन है उनको अवगत भी कराया जा रहा है, लेकिन जो कड़े दिशा निर्देश हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे हैंड सैनिटाइज करने की बात हो, चाहे अन्य जो दिशा निर्देश क्षेत्र विशेष के बताए जाते हैं, उनका पालन करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अनलॉक के दौरान ये भी देखा गया कि कुछ लापरवाही आई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि बेशक जो है हमारी पकड़ इस पर बन रही है, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए या जिन क्षेत्रों में अभी काम करना बाकी है, जिन क्षेत्रों में अभी पकड़ बनाना बाकी है, वहां पर करने के लिए इन गाइडलाइंस को फॉलो करना कड़ाई से कितना जरूरी है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों के ऊपर है, लोगों को ही इस पर अमल करना है। अगर लोग ध्यान देंगे, मास्क जब भी बाहर हो जाए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, ये आपको करना है। तब तक करना है जब तक कि कोई वैक्सीन ना आ जाए, ना कोई जब तक कोई दवा ना आ जाए। और यही वैक्सीन भी है, यही दवा है। अगर इसका पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे संक्रमण से बचेंगे। जैसा कि कई ऐसे राज्य हैं, चाहे बिहार हो या बाकी दूसरे ऐसे राज्य हैं या कोई बड़े शहर जैसे बेंगलुरु जैसे, पुणे जैसे शहर, जिन्होंने छोटे छोटे कम अंतराल का लॉकडाउन लगाया हुआ है, तो उसमें लोगों को ये ख्याल रखना है कि वो बेवजह घर से बाहर न निकले। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार लगातार कदम उठा रही है, लेकिन आमजन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम दिशा निर्देशों का पालन करे और कोरोना से जंग को जीतने में सरकार के साथ जिस तरह से अभी तक आमजन खड़े रहे हैं वो खड़े रहे। नितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम विषय पर प्रकाश डालने के लिए। और अब बात करते हैं राजस्थान के सियासी संकट की। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के 19 बागी विधायकों द्वारा विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ विधानसभा अध्यक्ष को बागी विधायकों पर किसी भी तरह की कार्यवाही को 24 जुलाई तक स्थगित करने का आग्रह किया गया है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। गौरतलब है पिछले गुरुवार से इस मामले पर सुनवाई चल रही थी और आज दोपहर 12 बजे दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में 3 अन्य स्वतंत्र पक्षकारों को भी सुना। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की डिवीजन बेंच ने दोपहर बाद कहा इस याचिका पर फैसला 24 जुलाई को सुनाया जाएगा। उधर राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर जयपुर में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। पार्टी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। यह बैठक दिल्ली मार्ग पर उसी होटल में हुई जहां विधायक पिछले कुछ दिनों से रुके हुए थे। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल व अन्य अजय माकन भी मौजूद रहे। ये बैठक लगभग 1.5 घंटे तक चली। उधर राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ की गई टिप्पणियों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इससे प्रतीत होता है कि गहलोत सरकार नैतिक रूप से कमजोर है और अपनी दुर्दशा के लिए भाजपा को दोष दे रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो पार्टी के कार्यों के संबंध में दिल्ली जाते हैं, लेकिन ना तो मानेसर गए और ना ही किसी असंतुष्ट कांग्रेस विधायक से मिले। और राजस्थान की तमाम सियासी उठापटक पर बातचीत के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता मुरारी जुड़ रहे हैं। मुरारी, जो कोर्ट का फैसला है उससे कहीं ना कहीं पायलट केमे को राहत मिलती हुई दिखाई देती है? रमा, निश्चित रूप से हालांकि प्रदेश में जो राजनीतिक तस्वीरें हैं अभी तक बिल्कुल साफ नहीं हुई है, लेकिन 24 जुलाई का जो समय दिया है राजस्थान उच्च न्यायालय ने, उसे ऐसा माना जा रहा है कि फौरी राहत के तौर पर सचिन पायलट गुट के लिए इसे देखा जा रहा है। हालांकि जो कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें कहीं भी सरकार को ये बाध्य नहीं किया है कि वो विशेष सत्र नहीं बुला सकती या फ्लोर टेस्ट नहीं कर सकती। तो अभी देखने वाली बात ये होगी रमा कि आज कैबिनेट की मीटिंग भी चल रही थी, हालांकि उसका आउटपुट अभी आया नहीं कि क्या उसमें निर्णय लिया गया, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि
संभव है कि गहलोत सरकार की तरफ से विशेष विधानसभा सत्र आहूत करने का कोई निर्णय लिया जाए। हालांकि अभी तक कोई पुष्ट नहीं हुई ये बात, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में जो 24 तारीख से पहले यदि गहलोत सरकार कोई क्या इस संबंध में कोई निर्णय ले पाती है, क्योंकि इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो आज निर्णय दिया है उसमें कहीं भी स्पष्ट रूप से सरकार को ऐसा करने या नहीं करने के बारे में कोई बाध्य नहीं किया है। तो गहलोत सरकार इस चीज़ के लिए स्वतंत्र है, और जो राजनीतिक टिप्पणीकार उनका मानना है कि संभव है गहलोत सरकार इस संबंध में कोई फैसला ले। रमा बिल्कुल एक सियासी संकट ज़रूर वहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से वहाँ पर उथल पुथल मची है, जिस तरह से बैठकों का दौर वहाँ पर जारी है, और आज समय हमारे पास कम है और आप नज़र बनाए रखें, हम जानकारी आपसे लेते रहेंगे आगे भी। तो आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज फिर से मूसलाधार बारिश देखने को मिली, जिसके बाद दिल्ली में काफ़ी जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। जलभराव के साथ कई जगह सड़कें धंसने का मामला भी सामने आया, जिसकी वजह से कई जगहों से ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा और कई जगहों पर ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। दिल्ली सचिवालय के बाहर भी काफ़ी जलभराव देखने को मिला। तो ये दिल्ली सचिवालय के बाहर के दृश्य और जलभराव वहाँ पर देख सकते हैं कि सचिवालय के बाहर किस तरह से जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है और किस तरह से परेशानी जो है आमजन को हो रही है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, बारिश ने दिल्ली वासियों को राहत तो दी, लेकिन परेशानी उससे भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल सही कहा रमा आपने, क्योंकि जिस तरह से अगर आज की बात की जाए तो मानसून की दूसरी मूसलाधार बारिश कहा जा सकता है आज का, और आज की जो बारिश है उसने भी दिल्ली के अंदर जगह जगह पर जल भराव की स्थिति पैदा कर दी। उसकी वजह से काफी जगह पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर दिल्ली सचिवालय की ही बात की जाए तो दिल्ली सचिवालय के गेट नंबर 4-5 के पास बहुत ज्यादा पानी था, यानी कि मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर बहुत ज्यादा पानी था। ये साफ हो गया कि किस तरह से पानी की निकासी का इंतजाम किए गए हैं। ये कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली की पोल खोलता है पूरी तरह से कि कितनी हमारी दिल्ली के अंदर जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए कितनी दिल्ली सरकार तैयार है। अगर आज जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है उसकी वजह से कई जगह दिल्ली के अंदर सड़कें धंसने का मामला सामने आया है, चाहे वो भैरव रोड पर स्थित प्रगति मैदान के पास का नजदीक का इलाका हो जहां पर सड़क नीचे धंस गई, उसके बाद ट्रैफिक को पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया और उसकी वजह से भी कई जगह पर ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ा। इसी तरह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यही स्थिति देखने को मिली। आईटीओ की बात करें तो आईटीओ के आसपास भी काफी जल भराव की स्थिति देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे स्कूटर वाले हों या बाइक वाले हों। काफी की स्कूटर और बाइक खराब भी पानी के अंदर देखने को मिले, जिसकी वजह से उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी रमा। बिल्कुल गिरीश, और ये आज की बात नहीं है, ये दिल्ली में हर बार जो है मानसून के मौसम में ये देखने को मिलता है। तो किस तरह से ये दिल्ली सरकार की तैयारियों की भी पोल खोलता है? जी बिल्कुल, ये दिल्ली सरकार की जो तैयारियां हैं उसकी पोल खोलता है। हालांकि बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो जितनी भी 60 फीट से चौड़ी सड़कें हैं वो दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आती हैं। उसका रखरखाव और उसकी सफाई और उसके साथ जो जितने भी जुड़े नाले हैं उनकी सफाई का मामला भी दिल्ली सरकार के अधीन आता है, और जो उससे कम सड़कें हैं वो एमसीडी के अधीन आती हैं। लेकिन जिस तरह से आज दिल्ली सचिवालय के गेट पर ही इतना पानी जमा हो गया तो उसने भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं दिल्ली सरकार के ऊपर खुद ही। बिल्कुल, दिल्ली सचिवालय के बाहर जमा हुआ ये जल जमाव एक बड़ा प्रश्न पैदा करता है दिल्ली सरकार की तैयारियों का मानसून को लेकर। फिलहाल आप नजर बनाए रखें। गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करेंगे बिहार की। बिहार में लगातार बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने आज 7 और जिलों में तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इससे पहले कल यानी सोमवार को गंडक बैराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने 9 जिलों को अलर्ट जारी किया था। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के साथ सहरसा और गोपालगंज में बाढ़ की स्थिति बिगड़ गई है। मौसम विभाग ने 7 जिलों सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, मुजफ्फरपुर, नवादा और नालंदा जिलों के लिए एक नया अलर्ट जारी करके वज्रपात और तेज बारिश की चेतावनी ली है। लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। पश्चिमी चंपारण जिले में 36 घंटे से हो रही लगातार बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है।
वहीं पूर्वी चंपारण जिले में पिछले 72 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के निचले हिस्से में जलजमाव के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और कई गांव व पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बूढ़ी गंडक नदी कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और तमाम स्थिति पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सलमान हैदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान, जो स्थिति है वहां पर लगातार गंभीर होती दिखाई देती है। बूढ़ी गंडक का जल स्तर भी जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, किस तरह से आप पूरी स्थिति को देखते हैं और राहत और बचाव की क्या स्थिति है वहां पर? जी रमा, अभी अभी आपदा प्रबंधन विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। 16 जिलों में कुल मिलाकर के तेज बारिश का अलर्ट जारी हो गया है और 9 जिलों में ये कहा गया है कि जो गंडक बैराज से हाई डिस्चार्ज हो रहा है। आज भी आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि आज सुबह 4,36,000 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया है और इस वजह से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे जिले वो हैं बेतिया, यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, ये सारे जो जिले हैं और जो गंडक या दूसरी नदियों के प्रवाह क्षेत्र में आते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने ये भी बताया है कि आज गंडक के पूरे प्रवाह क्षेत्र में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है लगभग हर जगह। कहीं कहीं जहां कम हुई है वहां भी 60 मिलीमीटर से कम कहीं नहीं हुई है। इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में हमें ये खदशा हो सकता है रमा कि इन जिलों में स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। पश्चिमी चंपारण में और पूर्वी चंपारण में भी कुछ जगहों पर माइकिंग के जरिए माइक से ऐलान किया जा रहा है कि लोग ऊंचाई वाले स्थानों या तटबंधों पर चले जाएं। अब सूरत हाल यह है कि कोसी, गंडक और बागमती कुछ स्थानों पर, साथ ही साथ महानंदा भी राइज कर रही है, उसके जलस्तर में वृद्धि हो रही है और ये उम्मीद की जाती है कि कल तक इसका आफ्टर इफेक्ट, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जी रमा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों में जो रात में जो लोग तटबंधों पर अपना वक्त गुजार रहे हैं वो जग के गुजार रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो पानी का खतरा है, दूसरी तरफ जो पानी में चलते हुए सांप या ऐसे ही दूसरे जहरीले जानवर हमला कर देते हैं, उससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इस तरह के खतरे भी उनके सामने हैं। प्रशासन ने अभी सामुदायिक रसोई घर चलाए हैं, 29 सामुदायिक रसोई घर चल रहे हैं, जिसमें 20 से लेकर 25,000 तक लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी पूरे अलर्ट पे रखा गया है। सारे जो जिलों के डीएम हैं, जैसे गोपालगंज है या सहरसा है या सारण है, यहाँ पर जिलाधिकारियों को निर्देश हैं कि वो पूरी चौकसी बरतें, तटबंधों की सुरक्षा भी करें और लोगों को समय रहते ऊंचाई वाले इलाकों पर पहुंचा दें। जी रमा, बिल्कुल सलमान, यही पूछना आपसे चाह रहे थे कि किस तरह से प्रशासन ने वहां पर इंतजाम किए हैं, जिस तरह से अलर्ट है और काफ़ी गंभीर अलर्ट ये जारी किया गया है। अगर 7 जिलों की बात करें तो उसमें जो निचले इलाके के लोग हैं, जिस तरह की दिक्कत उन्हें हर बार आती है, उसको लेकर कितनी तैयारी है और किस तरह से, जिस तरह से आप एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स की भी बात की गई है, तो थोड़ा बताइए कि किस तरह से वहां पर एहतियात के तौर पर इन टीम्स को अलर्ट पे रखा गया है। देखिए, टीम तो अपनी जगह अलर्ट पर है ही, प्रशासन अपनी तरफ से कर भी रहा है और एनडीआरएफ पूरे साल जो फ्लड प्रोन एरिया है, बाढ़ प्रवण इलाके हैं बिहार के, खासतौर से चंपारण का जो इलाका है, मधुबनी है या बेगूसराय है, मुंगेर है, इन जिलों में एनडीआरएफ पूरे साल प्रशिक्षण देता रहता है कि जैसे आप आपदा के समय आप क्या क्या तैयारी रखते हैं। और साथ ही आपने दृश्यों में भी देखा होगा कि थर्मोकोल के जो आजकल फिश रखने के जो बॉक्स आते हैं उनको जोड़ करके या बॉटल्स को जोड़ करके नावें बना रहे हैं लोग। जहां नावें नहीं हैं उनका इस्तेमाल करके उन पे बांस रख करके और आराम से चप्पू चला करके वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। नावों का इंतजाम पूरा कर लिया गया है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। जी सलमान, आप नजर बना रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडिया आइडिया समिट में मुख्य भाषण देंगे। ये शिखर सम्मेलन अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस साल परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस साल इस सम्मेलन की थीम है एक बेहतर भविष्य का निर्माण। इस बैठक में भारत और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माता, शीर्ष अधिकारी, व्यापार और समाज के कई विचारक भी शामिल होंगे। सम्मेलन को विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली भी संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत अमेरिका सहयोग और कोरोना महामारी के बाद की दुनिया में दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा होगी। तो बेहद अहम ये समिट और इसके साथ ही रिपोर्टर्स चैट में आज बस इतना ही। नमस्कार।